हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। चैप्टर 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वहां पे हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी जो हमें अकाउंटेंसी को समझने में मदद करती है। अब हमने टर्म समझ लिए हैं तो अब हमें आसानी होगी इस चैप्टर को समझने में। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो पढ़ना क्या है चैप्टर में, हमें मीनिंग पढ़ना है अकाउंटिंग का। ठीक है, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो होता क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कौन कौन से यूजर्स है, क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है, कुछ थोड़ी बहुत टर्म्स भी देख लेंगे। इसके साथ हमें डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में डिफरेंस पढ़ना है। ठीक है, ये मेजर टॉपिक्स है, इनके सब टॉपिक्स और भी हमें पढ़ने हैं ठीक से। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने हमें बहुत ही प्यारी डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। यहाँ से आपको अकाउंटिंग का मीनिंग पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अकाउंटिंग इज ए आर्ट। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, कहते हैं कि भैया अकाउंटिंग एक आर्ट है। क्या करने की, रिकॉर्डिंग की, जिसमें आप रिकॉर्डिंग करते हो, क्लासीफाई करते हो और समराइज करते हो। ठीक है बेटा, रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज। क्या समराइज करना है, क्या क्लासीफाई करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को। ठीक है बेटा, वो भी एक सिग्निफिकेंट मैनर में। सिग्निफिकेंट मैनर समझते हो, एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिकॉर्ड करना है, पर्टिकुलर पैटर्न में क्लासिफाई करना है, पर्टिकुलर पैटर्न में ही उसे आपको समराइज करना है। ठीक है, और पर्टिकुलर मैनर में तो करना ही है, साथ में इन टर्म ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में करना है। ठीक है, चलिए ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को जो कि विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, केवल उन्हीं इवेंट्स को करना है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, मतलब जो मनी से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, क्लियर कर लिया, एक बार आपने रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, समराइज कर दिया, उसके बाद क्या करना है, इनके बेसिस पे जो आपने रिजल्ट निकाला है उसे इंटरप्रेट करना है, उसे समझना है, उसे एनालाइज करना है कि भैया आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने सारी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया, उसे क्लासिफाई करा, फिर समराइज करा। समराइज किसमें करते हैं बेटा, हम उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं। फिर उससे हम इंटरप्रेट करते हैं कि भैया प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमारी जो बिजनेस है उसकी क्या कंडीशन है, उसके पास कितनी असेट है, कितनी लाइबिलिटीज है, ये सब उसमें हम इंटरप्रेट करते हैं। आई बात समझ में? तो ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। आई होप क्लियर हो गया। एक बार शॉर्ट में फटाफट समझ लेते हैं अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें आप सभी ट्रांजेक्शन्स को जो मॉनेटरी टर्म में है उसे रिकॉर्ड करते हो, फिर क्लासिफाई करते हो उनके नेचर के हिसाब से, फिर समराइज करते हो। समराइज किसमें करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वगैरह, और भी अकाउंट्स होते हैं, आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, अभी सिंपल समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे हमें पता लगता है किसके बारे में, बिजनेस के बारे में, कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारे बिजनेस की क्या कंडीशन है इस टाइम पे। उसके बाद उसे हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि भैया ये रिजल्ट आया तो क्यों आया, कहाँ कमी रह गई, क्या रह गया, क्या हम ठीक कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए बेटा बहुत बढ़िया। चलिए तो अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अकाउंटेंसी में आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की है। ठीक है, फाइनेंशियल नेचर मतलब वो ट्रांजेक्शन जिसे आप मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सको, कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं हम लोग, तो उसमें मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट करने वाली कौन सी है। ठीक है बेटा, उन सबको सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करने के बाद उन सबको मेजर करोगे, किसमें, इन द टर्म ऑफ मनी। क्या करोगे बेटा, इन द टर्म ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म में उन सभी ट्रांजेक्शन को आप क्या करोगे, मेजर कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मॉनेटरी टर्म जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो भी आपकी कंट्री की करेंसी है उन सभी ट्रांजेक्शन को आप मेजर करोगे अपनी कंट्री की करेंसी के हिसाब से। ठीक है बेटा, क्लियर। अच्छा, तो केवल वही ट्रांजेक्शन दिखाएंगे जो मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट हो सकती है। देखो एग्जांपल समझो, मैनेजमेंट है आपकी फर्म का, आपकी कंपनी का बहुत ही बढ़िया, क्या आप इस चीज को मनी की टर्म में मेजर कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते ना। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल किसकी वजह से होता है, अपने मैनेजमेंट की वजह से, राइट। अब आप इस चीज को दिखा नहीं सकते, कहां पर, अकाउंटिंग में, क्योंकि यहां पर हम केवल वही चीज दिखाते हैं जो मनी की फॉर्म में कैलकुलेट हो जाती है। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद क्या करोगे, आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है बेटा, जितनी भी ट्रांजेक्शन आपकी हुई है आपने उसे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर मनी की फॉर्म में मेजर कर लिया, अब उसे आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, रिकॉर्ड कहाँ करोगे बेटा, जर्नल में, अलग अलग सब्सिडरी बुक्स में,
आपकी कैश जर्नल बनेगी, कैश बुक बनेगी, ठीक है, परचेज डे बुक बनेगी, सेल्स डे बुक जिसमें परचेज सेल रिकॉर्ड करोगे। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम सारे ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, फिर रिकॉर्ड कर लिया। चलिए, तो आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्डिंग के बाद आप करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है बेटा, अरेंज करो एक तरह की एंट्रीज को, एक तरह की ट्रांजैक्शन को एक प्लेस पे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आप यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने जर्नल और सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड की थी उन सबको आप क्या करते हो बेटा, पोस्ट करते हो किसमें, लेजर में। और लेजर होता क्या है, ये एक हेड होता है जहाँ पे एक तरह की सारी ट्रांजेक्शन दिखा जाती है। एग्जाम्पल समझो, जैसे आपके पास जितनी भी परचेज की ट्रांजेक्शन थी, आपने क्या किया, उन सभी ट्रांजेक्शन को एक अकाउंट के अंदर दिखा दिया, उसको बोलते हैं परचेज अकाउंट। जितना भी परचेज हुआ सबको सब परचेज अकाउंट में आ गया, तो वो है हमारा लेजर। तो आपने एक बार जब रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे। क्लासीफाई किसमें करोगे, अलग अलग हेड्स के अंदर, सिमिलर टाइप की ट्रांजेक्शंस को अलग अलग हेड में दिखा दोगे, जिससे उन्हें समझना इजी हो जाए, एनालाइज करना आसान हो जाए। ठीक है बेटा, उन हेड्स को बोलते हैं लेजर, और यही हमारी प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट भी होती है। समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद आप करोगे समराइज। समराइज मतलब क्या होता है बेटा, इट इंक्लूड्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन द वे दैट in both comprehensible and valuable to internal and external accounting statement users। आपको डाटा को इस तरीके से अरेंज करना है कि जो डाटा है वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो यूजर है अकाउंटिंग के, उन सब के लिए वैल्यूएबल बन जाए। अब ये करते कैसे हैं, हम तीन तरह की स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। इन सब में हम क्या करते हैं, इन सभी डाटा को क्या करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में हम टैली करते हैं कि कुछ छूट तो नहीं गया, ठीक है, सब कुछ ठीक है या नहीं है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ। और बैलेंस शीट में देखते हैं कि कितनी असेट हमारे पास है, हमारी कितनी लायबिलिटी है, उसकी आज हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है, पोजीशन को देखने में, फाइनेंशियल पोजीशन को देखने में मदद करता है। आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। इसके बाद आता है हमारे पास एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आपने समराइज कर लिया, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना ली। ठीक है बेटा, अब आप क्या करोगे, जितना भी आपका फाइनेंशियल डाटा है उसे एनालाइज करोगे, उसे इंटरप्रेट करोगे, जिससे जो यूजर है आपके फाइनेंशियल डाटा का, वो एसेस कर सके कि भैया कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है आपके बिजनेस की और क्या आपके बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस है। ठीक है, जिससे उसके लिए प्लान करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे का जो भी उसका फर्दर प्लान है वो इजीली प्लान कर लेगा। चलिए बेटा, इसके बाद हमें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। एनालाइज कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया, उसके बाद कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट किससे करना है, अकाउंटिंग के यूजर से। ठीक है ना, फाइनल अकाउंटिंग फंक्शन इंक्लूड द कन्वे द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। अब जितना भी हमने सब कुछ किया, क्यों किया, जिससे उसका यूजर समझ सके, तो यूजर को इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देना है, दे देना है, लो भैया ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अकाउंटिंग डाटा मस्ट बी मेड अवेलेबल टू द यूजर इन टाइमली मैनर। टाइमली उनको डाटा मिलता रहना चाहिए, जिससे वो सही टाइम पे सही चॉइस ले सके। क्लियर हो गया बेटा, आई होप ठीक से क्लियर हो गया। एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, आइडेंटिफाई करोगे कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उसको मेजर करोगे। मेजर करने के बाद उसे रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड करने के बाद अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई करोगे, किसमें, लेजर में। फिर आप करोगे क्या, समराइज। समराइज करने के बाद आप देखोगे कि भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है ना, उसको एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, और फिर उसके यूजर तक उसको पहुंचा दोगे। दैट्स इट। चलिए बेटा, अब आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं हम अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, जिससे हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना सकें। तो पहला तो यही है, सिस्टमैटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड रख सकें हम हर एक ट्रांजैक्शन का, यही तो हमारा मोटिव है, जिससे कुछ भी छूट ना जाए। ठीक है, और जो फ्रॉड वगैरह है वो ना हो सके। क्लियर। दूसरा, हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। बेटा बिना अकाउंटिंग के आपको कैसे पता लगेगा कि आपके बिजनेस कितना प्रॉफिट कर रहा है, कितना लॉस कर रहा है, राइट। तो प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आप अकाउंटिंग करते हो। फाइनेंशियल पोजीशन, आपके बिजनेस की आज के टाइम में क्या पोजीशन है, कितनी आपके पास असेट्स है, कितनी आपके पास लायबिलिटी है, कैसे पता लगेगा, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है बेटा। अगला, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है उसके यूजर तक पहुंचेगी कैसे, जब तक अकाउंटिंग ही नहीं करोगे, तो रिकॉर्ड, क्लासीफाई, एनालाइज, इंटरप्रेट नहीं होगे, तो कम्युनिकेट क्या करोगे उसके यूजर से। ठीक है ना, तो अकाउंटिंग जो है इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है किसके, उसके यूजर तक, ऑनर्स तक, इन्वेस्टर्स तक, जिससे वो लोग सही से डिसीजन ले पाते हैं, क्रेडिटर्स तक जो उधार में सामान बेच रहे हैं, बैंक के पास कि भैया वो भी तो डिसाइड करेगा ना कि लोन दूं या ना दूं उसको। ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास, जिसके बेस पे वो टैक्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। चलिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो लोग मैनेज कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि अगर भैया
कि चल क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है, हमारे असेट्स की क्या हालत है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अगर उन्हें पता ही नहीं चलेगा तो वो मैनेज किस तरीके से करेंगे, चलता रहेगा काम, ऐसा थोड़ी ना होता है, राइट। तो इसलिए बहुत जरूरी है जिससे कि मैनेजमेंट को हेल्प मिले डिसीजन मेकिंग में, वो सही से मैनेजमेंट कर सके, सही से डिसीजन ले सके, और सही से बजटिंग कर सके, सही से फोरकास्टिंग कर सके कि भैया किस तरीके से बिजनेस को आगे चलाना है, चाहिए। इसके बाद फ्रॉड को रोकता है, सिंपल सी बात है, जब रेगुलरली आप रिकॉर्ड करोगे तो फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जब आप रिकॉर्ड नहीं करोगे ठीक से तो फ्रॉड चलता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना, पता कहाँ चलेगा, अकाउंटिंग से। तो फ्रॉड से बचने में मदद करता है। अब आता है बेटा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या है, क्या काम होता है बेटा अकाउंटिंग में। सबसे पहले तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाया जाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है बेटा हमारे पास, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कौन सी है हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट जो है हमारी बैलेंस शीट, जो हमें बताती है कि किस तरह की हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है किसी भी बिजनेस की एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे लिए ईयर एंड में बनाई जाती है दोनों चीजें, ठीक है बेटा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, और जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें किससे बताती है, हमारी बैलेंस शीट से, ठीक है बेटा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला, जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनको फॉलो करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ध्यान समझो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो एज ए एविडेंस एक्सेप्ट किया जाता है कहाँ पर, कोर्ट में, ठीक है ना। इफ दे आर मेंटेन इन सिस्टमैटिकली, अगर ठीक तरीके से आपने मेंटेन करा है तो आप कोर्ट, लॉ ऑफ कोर्ट में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को क्या दिखा सकते हो, एज अ एविडेंस दिखा सकते हो, ठीक है। जिसके बेसिस पे आप लोग क्या करते हो, बहुत सारी चीजों में डील करते हो, जैसे कंपनीज एक्ट के जितने भी लॉज है उन सबसे, इनकम टैक्स, आपको जो टैक्स वगैरह पे करना है, ठीक है, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज कैसे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने में मदद करता है, इसके बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वही उनके जो यूजर्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल, दो तरह के यूजर होते हैं, उन सबसे इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ये शेयर करता है, ठीक है बेटा, क्लियर। इसके बेसिस पे वो अपने डिसीजंस लेते हैं कि हमें करना क्या है, क्लियर। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, वही पॉइंट दोबारा से आ गया बेटा, मैनेजमेंट में क्या करता है, असिस्ट करता है, जिससे वो ठीक से डिसीजन ले सके, ठीक है बेटा। जैसे उन्हें पता हो कि चल क्या रहा है, जिसकी वजह से वो पॉलिसीज बना सके, ठीक है ना, फोरकास्ट कर सके कि बिजनेस को किस तरह चलाना है, उनकी बजटिंग कर सके, क्लियर बेटा। चलिए अब आता है एडवांटेज, ये एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग की, क्या फायदा है। चलिए तो पहले एडवांटेज है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, बिजनेस के बारे में जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमें बताता है कौन, अकाउंटिंग, कि भैया कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, ठीक है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो सब कौन बताएगा, हमारा अकाउंटिंग, ठीक है बेटा। तो ये इसका एडवांटेज है। दूसरा, मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है इससे डिसीजंस लेने में, ठीक है, अपने डे टू डे एक्टिविटीज करने में, कंट्रोलिंग करने में, ठीक है बेटा। चलिए, रिप्लेस मेमोरी, आपको कुछ भी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं होती, आप हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, तो सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद भी नहीं हो पाती ना बेटा, कुछ चीजें याद होगी कुछ भूल जाओगे, इसलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज आपने रिकॉर्ड कर रखी है, ठीक है। अगला, कंपैरिजन करने में मदद करता है, एक साल के रिजल्ट को दूसरे साल से कंपेयर होगी, पिछले साल आपका 25% का प्रॉफिट हुआ था, इस साल आपका 20% हुआ, तो 5% कम हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब आप एनालाइज कर पाओगे, ठीक है, कंपैरिजन करने के बाद, ठीक है बेटा। सबसे पहले कंपैरिजन करने में आपको मदद करता है कि जो भी रिजल्ट आए हैं उसको आप कंपेयर कर पाते हो, क्योंकि आपने रिकॉर्ड कर रखा है, बिना रिकॉर्डिंग के कैसे कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। अगला, टैक्स लायबिलिटी, आपको कितना टैक्स पे करना है वो किसके बेसिस पे करते हो, प्रॉफिट के बेसिस पे, वेल्थ के बेसिस पे, वो वेल्थ कैसे कैलकुलेट होगी, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्लियर। तो सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो हेल्प करता है इनकम टैक्स वगैरह को या जीएसटी वगैरह को पे करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया एविडेंस होता है हर एक ट्रांजेक्शन का, ठीक है, कि भैया ये ट्रांजेक्शन हुई है, हमारे पास पूरा पूरा रिकॉर्ड है, आप देख लो, हम इसके बेसिस पे ही आपको टैक्स पे करेंगे, वो जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, ठीक है। आपको लोन लेना है, आप बैंक के पास जाओगे, बैंक लोन दे दो, वो दे देगा ऐसी लोन, वो देखेगा कि भैया आपकी कितनी असेट है, कितनी आपके पास लाइबिलिटीज है, ठीक है, आप मेरा लोन चुका भी पाओगे या नहीं चुका पाओगे, उसके बाद आपको लोन देगा। अब ये चीज उसको क्या दिखाओगे, कैसे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो लोन जो है बैंक को मिलता है, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल, लगता है कि चुका देगा तभी तो लोन देगा बैंक, ठीक है, या फिर आप जो सिक्योरिटी रखोगे लोन के लिए उसके बेस पे आपको लोन मिलता है, ठीक है बेटा। उसके लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से दोगे आप, अपने अकाउंटिंग से, क्लियर। कोर्ट में एज ए एविडेंस भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोर्ट में आप एज ए एविडेंस अपने अकाउंट्स को दिखा सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए अगला आता है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, आप अपना बिजनेस बेचने जा रहे हो, ठीक है, आपके बिजनेस की एक्चुअल वर्थ क्या है वो कैसे पता रहेगी, आपके अकाउंट से, आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है,
कि आपके पास इतनी असेट्स है, इतनी आपके पास लाइबिलिटी है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे अपनी एक्चुअल वोट किसकी, बिजनेस की, आपकी इतनी गुडविल उगा रहा है, राइट। तो जो फैसिलिटेट करते हैं जब भी बिजनेस बेचोगे तो उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो कैसे होगी, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इफ समवन डिसाइड टू सेल हिज बिजनेस, द अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विल एनेबल टू असर्टेनमेंट ऑफ द प्रॉपर परचेजिंग प्राइस, कितने पे वो आपको अपना बिजनेस बेचना है, ठीक है। चलिए अगला, असिस्टेंस इन द एविडेंस, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी समझते हो, जब आपका दिवालिया निकल गया, आपकी जो लाइबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है आपकी असेट्स से, आप अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर सकते, उस केस को बोलते हैं क्या, इंसॉल्वेंसी। हमने टर्म्स में समझा था ना, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी जो प्रोसीडिंग होती है उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बहुत सारी ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो हुई है पास्ट में, और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड चाहिए होता है हमें उसको सही से दिखाने के लिए, उस सिचुएशन को सही से बताने के लिए, ठीक है बेटा, दैट्स इट। चलिए तो अब आता है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कमियां क्या है, क्या लिमिटेशन है। पहला, अकाउंटिंग जो है वो पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है। इसका क्या मतलब है बेटा, अकाउंटिंग जो है वो एविडेंस के बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं ना, फिर तो एग्जैक्ट होनी चाहिए पूरी तरह से। बट क्या होता है इसमें बहुत सारे एस्टिमेशंस भी किए जाते हैं, बहुत सारा अंदाजा लगाया जाता है, जैसे कि भैया जो हमारे पास असेट्स है उसकी लाइफ कितनी होगी। आपके पास मशीन है, मशीन में आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो वैल्यू कम होती है तो आपको उसको अकाउंट में दिखाना होता है, समझो इस चीज को। तो आपको उसके लिए कैलकुलेट करना है कि भैया आपकी मशीन कितने साल तक चलेगी। आपने एस्टिमेट कर लिया 10 साल तक, क्या 10 साल तक ही चलेगी वो, उससे कम भी चल सकती है, क्या पता 8 साल में 7 साल में खराब हो जाए, क्या पता 15 साल चल जाए, तो ये एक एस्टिमेशन हो गया। सिमिलरली आपको बहुत सारे एस्टिमेशन करने होते हैं कि आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक है, आपके पास जो साल के एंड में स्टॉक बचा हुआ है उसकी एक्चुअल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, कितने में वो स्टॉक बिक जाएगा, तो ये भी तो आपको एस्टिमेट ही करना है। तो यहाँ पे बहुत सारा एस्टिमेशन होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि अकाउंटिंग जो है पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है। चलिए अगला आता है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी काम की नहीं होती। जैसे पहला, बहुत ध्यान समझो, असेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं किस पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। आपने एक बिल्डिंग खरीदी थी 10 साल पहले, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो खरीदी 1 लाख की। आज के टाइम पे उस बिल्डिंग की वैल्यू है मान लो 50 लाख रुपए, बहुत वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। बट आपके बुक ऑफ अकाउंट में वो अभी भी 1 लाख पे ही शो रही होगी, और भी कम शो रही होती है, उसमें डेप्रिसिएशन कम होता चला जाएगा। अरे बस समझ में, तो ये जो है ये बड़ा अनरियलिस्टिक है, ठीक है बेटा। तो उसकी डेप्रिसिएटेड ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, मैंने आपको बताया। द फैक्ट दैट असेट्स आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि सारी असेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही हम रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें करंट वैल्यू शो नहीं हो पाती, ठीक है बेटा। ऑल्सो देयर यूजफुल लाइफ, जो यूजफुल लाइफ है वो भी हम एस्टिमेट ही करते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अनरियलिस्टिक बन जाती है, किसी काम की नहीं रहती देखा जाए तो। क्योंकि यार जो बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा है वो तो ट्रू हुआ ही नहीं ना, क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा है जो आप दिखा रहे हो उसके मुकाबले में, ठीक है। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। बेटा जो क्वालिटेटिव एलिमेंट, जैसे पब्लिक के साथ आपका कैसा रिलेशन है, आपका मैनेजमेंट कितना अच्छा है, ये सब इंपॉर्टेंट है बिजनेस के सक्सेसफुल होने के लिए, है नहीं है। बट इन चीजों को आप अकाउंटिंग में दिखा नहीं पाते, तो ये भी हमारी एक लिमिटेशन है, कमी है। दूसरा, अकाउंटिंग जो है इग्नोर करता है क्या, प्राइस लेवल चेंज, कि प्राइस में जो चेंजेस आए हैं उनको इग्नोर करता है, ठीक है बेटा। क्योंकि मैंने आपको बताया हर चीज हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड की जाती है, मतलब जिस वैल्यू पे वो खरीदी गई थी उसी पे रिकॉर्ड की जाती है हमेशा, राइट। बट आपको पता है उनकी वैल्यू तो बढ़ती रहती है या घटती रहती है, राइट। तो आपको जो एक्चुअल वैल्यू है उसको तो आप दिखा ही नहीं पा रहे, ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगला, अकाउंटिंग में लीड टू द विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है भैया, अकाउंटिंग में अपने रिकॉर्ड्स को, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छा दिखाने के लिए बहुत सारे घपले होते रहते हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स होते रहते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। द टर्म ऑफ विंडो ड्रेसिंग मींस मैनिपुलेशन ऑफ accounts in a way so that it conceal vital facts and present the financial statement to show a better position than what actually is। क्या होता है, अपने अकाउंट्स को अच्छी पोजीशन में दिखाने के लिए आप क्या करते हो, मैनिपुलेट करते हो, किसको, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर देते हो। है कुछ और, आप इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने छुपा ली और केवल वही इंफॉर्मेशन दिखा रहे हो जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छा दिखाएगी, बढ़िया दिखाएगी। अरे बस समझ में, तो इससे क्या होता है, ट्रू और फेयर व्यू जो होता है वो नहीं मिल पाता बेटा, फाइनेंशियल पोजीशन का, बिजनेस का ट्रू और फेयर व्यू नहीं मिल पाता, जिसके वजह जो आपके यूजर्स है वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। चलिए चलिए तो अब देखते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट और अ साइंस। अकाउंटिंग जो है वो आर्ट है या साइंस है, ठीक है बेटा। क्या है अकाउंटिंग आपके हिसाब से, आर्ट या साइंस? बेटा दोनों है। अकाउंटिंग जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे, ये समझो।
अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या करने के लिए बेटा, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करने के लिए और उसका एनालाइज करने के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो एक साइंस है। जबकि अकाउंटिंग के अंदर सब्जेक्टिव जजमेंट भी इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे आप जजमेंट का भी इस्तेमाल करते हो अपनी, राइट, और साथ में क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व होती है डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए। तो इसीलिए इसको कहा जाता है आर्ट, कि आर्ट में भी तो यही होता है। क्लियर बेटा? चलिए, अब अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें मॉनेटरी टर्म में मेजर करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं बेटा, जर्नल में, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये सारी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, सेम तरह की ट्रांजेक्शन को एक जगह पर दिखाते हैं। उस हेड को क्या बोलते हैं, लेजर। क्या बोलते हैं, लेजर। लेजर में क्लासिफिकेशन कर दी, पोस्ट कर दिया हमने लेजर में सारे जर्नल को। उसके बाद हम क्या कर रहा है, हमने उसको समराइज किया। समराइज कहाँ करते हैं बेटा हम लोग, ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। एक बार समराइज हो गया, फिर उसे एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और उसके यूजर से उसको कम्युनिकेट कर देंगे। क्लियर? चलिए, अब आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस है, ध्यान समझो बेटा। 3 ब्रांचेस होती है अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही है जो मैं इतनी देर से आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या, सारा रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, किसको, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, जो भी फाइनेंशियल नेचर की है, उससे भी क्या निकालना, प्रॉफिट और लॉस निकालना, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करना कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये सब किस में आता है बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। क्लियर बेटा? चलिए, अब आता है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। ये तो हमने बहुत देर से पढ़ी रहे हैं। अब आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। नाम से पता लग रहा है बेटा क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग, किसकी, कॉस्ट की। ये अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट असरटेन करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। जो भी आप गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसकी पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है वो कैलकुलेट करते हो। क्या करने के लिए, जिससे आप ठीक तरीके से कॉस्ट मैनेजमेंट कर सको, उस कॉस्ट को कम से कम करके प्रॉफिट को बढ़ा सको फर्म के। ठीक है बेटा? चलिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ये वो अकाउंटिंग है जिसमें आप क्या करते हो, डाटा को प्रेजेंट करते हो, एनालाइज करते हो इस तरीके से कि वो हेल्प करे किसको, मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को हेल्प क्यों चाहिए, डिसीजन मेकिंग में, जिससे वो अच्छे से अच्छे डिसीजन ले सके, अच्छे से अच्छे प्लान बना सके, पॉलिसी बना सके, जिससे कि आपका जो फर्म, आपका जो बिजनेस है वो बहुत डेवलप करे। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारी ट्रांजेक्शन होती है, जितने भी फाइनेंशियल नेचर सबको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन निकालते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, जो भी आप गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है? और यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हो, इससे वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके। क्लियर बेटा? हमारे पास बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है बेटा, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेसिस कहा जाता है इसे। ठीक है बेटा? बुक कीपिंग है क्या, रिकॉर्ड मेकिंग फेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं ना, वो सब कहाँ आता है, बुक कीपिंग में। तो मतलब रिकॉर्डिंग के फेस को कहा जाता है बुक कीपिंग, सिंपल वर्ड में। क्लियर बेटा? कोई डाउट? तो यहाँ पर आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट को। क्लियर हो गया बिल्कुल? चलिए, बुक कीपिंग शुड नॉट बी कंफ्यूज विद अकाउंटिंग। ध्यान रखना, अकाउंटिंग अलग है और बुक कीपिंग अलग है, ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर? क्योंकि बुक कीपिंग में क्या आता है, केवल रिकॉर्डिंग फेज, यहाँ पे केवल रिकॉर्ड किया जाता है किसको, ट्रांजेक्शन को। रिकॉर्ड करने के बाद के सारे प्रोसेस कहाँ आते हैं बेटा, हमारे अकाउंटिंग में। क्लियर? चलिए, एक बार डिफरेंस देख लो फटाफट दोनों के बीच में। ये क्या होता है, रिकॉर्डिंग फेज होता है और ये समराइजिंग फेज होता है। यहाँ पे आप क्या करते हो, समराइज करते हो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। ये प्राइमरी स्टेज है, सबसे पहले यही काम होगा, सबसे पहले रिकॉर्डिंग तो होती है। उसके बाद होता है हमारा सेकेंडरी स्टेज आती है क्या, अकाउंटिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं। अगला, इसके बाद आता है ये रूटीन वर्क है कि डेली बेस आपको करना पड़ता है। ठीक है बेटा? इसमें कोई स्पेशल स्किल या नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, आपको केवल एक सॉफ्टवेयर आना चाहिए, जनरली टैली होता है। ठीक है? अब और भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, पर जनरली टैली का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो ट्रांजेक्शंस को। क्लियर? ये एनालिटिकल नेचर का होता है, जिसमें आपको स्किल और नॉलेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज को एनालाइज करना होता है। ठीक है बेटा? चलिए, ये कौन करता है, जूनियर स्टाफ। ठीक है? जिसको हम बोलते हैं बुक कीपर। ठीक है? ये कौन करता है बेटा, सीनियर स्टाफ, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटेंट। आपने आसपास लोगों को कहते हुए सुना होगा, भैया क्या कर रहे हो आप, भैया मैं अकाउंटेंट हूँ। कहाँ पर, एक छोटी सी फर्म में। बेटा वो अकाउंटेंट नहीं है, वो बुक कीपर है। आर्ट्स लेके उसने क्या किया, टैली सीखी, टैली सीखने के बाद वो किसी कंपनी में अकाउंट कीपिंग कर रहा है, तो वो अकाउंटेंट नहीं है, वो कौन है, बुक कीपर। ध्यान रखना इस बात का, अकाउंटेंट कौन है, जिसके पास अकाउंट्स की अच्छी खासी नॉलेज है, जो एनालाइज कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। क्लियर? और इसके लिए मेनली आपको सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए सब कोर्स करने पड़ते हैं। क्लियर? अगला आया हमारे पास, इट डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन। बुक कीपिंग से आपको पूरी
पिक्चर नहीं मिलने वाली। रिकॉर्डिंग कर लिया आपने तो आपको क्या पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन, नहीं, आपको पूरी पिक्चर मिलेगी अकाउंटिंग की मदद से, जब आप सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे। क्लियर बेटा? चलिए चलिए अब आता है हमारे पास अकाउंटेंसी। बेटा अकाउंटिंग बहुत देर से पढ़ रहे हैं, अब पढ़ लेते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हो आप, ठीक है? तो अकाउंटेंसी है क्या? अकाउंटेंसी सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सिस्टमैटिक नॉलेज को ही अकाउंटेंसी कहा जाता है कि भैया अकाउंटिंग करनी कैसे है। वो जो नॉलेज आपको मिल रही है कहाँ से मिल रही है? अकाउंटेंसी से। तो मतलब सिंपल वर्ड में बोलूँ तो एक सब्जेक्ट है जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है, किसकी? अकाउंटिंग की। क्लियर? इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अलग अलग एस्पेक्ट से आपको किस तरीके से डील करना है, कौन बताएगा आपको? अकाउंटेंसी। ये हमें एजुकेट करता है कि किस तरीके से आपको बुक मेंटेन करनी है, किस तरीके से आपको उन्हें समराइज करना है, किस तरीके से उसे कम्युनिकेट करना है, सब कौन बताएगा हमें? अकाउंटेंसी। सब कुछ अकाउंटेंसी में लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये रूल्स एंड रेगुलेशन एक तरीके से अकाउंटिंग करने के। क्लियर? ठीक है। कॉलर साहब कहते हैं कि भैया अकाउंटेंसी क्या है? एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो पूरी बॉडी है उसमें थ्योरी हो या प्रैक्टिस हो, सब कुछ किसके अंदर आता है बेटा? अकाउंटेंसी में। ठीक है। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। अकाउंटेंसी क्या है? नॉलेज। अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस। ठीक है बेटा, प्रोसेस इसमें हम रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज सब करते हो, और उसकी नॉलेज को बोलते हैं क्या? अकाउंटेंसी। ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स फॉर्म बाय अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग किस बेसिस पे हो रही है? वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो कहां पर बने हुए हैं? अकाउंटेंसी में। ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अकाउंटेंसी जो है वो अकाउंटिंग की नॉलेज है, और जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटेंसी की एप्लीकेशन है। अकाउंटेंसी को आप अप्लाई करते हो तो क्या बन जाता है? अकाउंटिंग बन जाता है। क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आता है हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन जो आपने अकाउंटिंग करी है उसके बारे में। सो सिंपल, इजी। अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। कह रहा है सर्विस एक्टिविटी होती है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्राइमरी फाइनेंशियल नेचर। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सारी की सारी फाइनेंशियल नेचर की जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन है उनके बारे में, ठीक है ना? जिससे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, उसको यूज करती है इकोनॉमिक डिसीजन लेने में। इजी। ये हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने हमें डेफिनेशन प्रोवाइड कर रखी है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इसमें सारा फाइनेंशियल डाटा होता है, रिकॉर्ड करते हैं हम बुक ऑफ अकाउंट में, उन सब चीज़ को समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं सारी ट्रांजेक्शंस को जो फाइनेंशियल नेचर की, जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाते हैं, और साथ में फाइनेंशियल पोजीशन भी देख पाते हैं कि आपकी बिजनेस की क्या है। क्लियर? अब आता है हमारे पास टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितनी तरह की होती है बेटा? पहला, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। वो इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएगी, मतलब आपकी इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना? किस साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो बताइए आपको। दूसरा, इन्फॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड, जो आपकी बैलेंस शीट बताती है आपको कि कितना आपके पास असेट है, कितने आपके पास लायबिलिटी है। दूसरा, शेड्यूल्स और नोट्स, जो आइटम आपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में लिखे हैं उनकी कंप्लीट डिटेल हमें पता लगती है कहाँ पर? नोट्स में और शेड्यूल में। कि यहाँ पर हम सब कुछ नहीं लिख सकते, सब कुछ लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? मोटा मोटा लिख देते हैं, उसके सारी के सारी जो अंदर के पॉइंट्स है वो सब किसमें लिखते हैं हम लोग? शेड्यूल और नोट्स में। ठीक है बेटा? चलिए अगला आता है हमारे पास क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? सिंपल वर्ड में, ठीक है, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होनी चाहिए? पहली, रेलिबिलिटी। रेलिबिलिटी मतलब विश्वसनीय, ठीक है। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कैसे होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए, इस पर आप विश्वास कर सको। ठीक है बेटा? इसका मतलब क्या है? रेलिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मींस इट इज वेरीफेबल, जिसको आप वेरीफाई कर सको, और जिसके अंदर कोई भी भेदभाव, आपने अपने हिसाब से कोई भी भेदभाव, कोई ब्याज ना किया हो, ठीक है, और जिसमें कोई एरर ना हो, कोई बहुत बड़ी एरर ना हो, छोटी मोटी चल जाती है, तो बहुत बड़ी मैटेरियल एरर ना हो, ठीक है। इस तरह की इंफॉर्मेशन को आप बोलोगे रेलिबल। ठीक है बेटा? रेलिबिलिटी होनी चाहिए हर एक इंफॉर्मेशन में। दूसरा, रेलिवेंस होनी चाहिए, ठीक है। आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में वही इंफॉर्मेशन दिखाओगे जो उसके यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके यूजर के लिए मटेरियल है। ठीक है बेटा? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूजर, यूजर के लिए रेलिवेंट होनी चाहिए, जो वो चाहता है उसको मिल जाए वहां से, ठीक है, जिसका वो इस्तेमाल कर सके डिसीजन मेकिंग में। क्लियर? तो अगला आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको उसका यूजर इजिली अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है बेटा? अंडरस्टैंडेबल मीन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर। इस तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है कि वो यूजर द्वारा इजिली अंडरस्टैंड करी जा सके, यूजर आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है? अगला है कंपेरेबिलिटी। आपको इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो इजिली कंपेरेबल हो। ठीक है? अब कंपैरिजन कैसा हो?
पिछले साल से इस साल का कंपैरिजन हो उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन, कि भाई पिछले साल आपका कितना प्रॉफिट लॉस था, क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन थी, इस साल क्या है, दोनों को कंपेयर कर रहे हो, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। एक होता है बेटा इंटर फर्म कंपैरिजन, क्या होता है कि एक फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को, बैलेंस शीट को, प्रॉफिट लॉस को आप किसी दूसरी फर्म से कंपेयर कर रहे हो, टाटा की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप कंपेयर कर रहे हो किससे, रिलायंस से, ये होगा इंटर फर्म। तो दोनों ही तरह का कंपैरिजन पॉसिबल हो, इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, प्रेजेंट करना है। क्लियर बेटा? चलिए तो अब आता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कौन कौन से यूजर है? पहला आता है इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं बेटा? ये वो होते हैं जिनके पास एसेट होता है, किसका, इंफॉर्मेशन का, दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, वो इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ली गई है, ठीक है, उनका इनके पास एसेट होता है। कौन होते हैं मेनली? ये ऑनर और मैनेजमेंट, ठीक है ना। दूसरा आता है एक्सटर्नल यूजर्स, ये वो होते हैं जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते, इनको अपनी जितनी भी डिसीजंस होते हैं वो किसके बेस पे लेने होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे, मतलब आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बेसिस पे। क्लियर? एम्प्लॉयज हो गए, वर्कर हो गए, बैंक हो गए, इन सबको थोड़ा ना आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड दिखाओगे, आप इनको तो क्या दिखाओगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? पब्लिक हो गई, रिसर्चर्स हो गए। चलिए तो बेटा बात है हमारे पास हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर कौन कौन से हैं और वो क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। चलो देखते हैं। पहले बात करते हैं इंटरनल यूजर्स की। इंटरनल यूजर कौन से है बेटा हमारे पास? वो यूजर जिसके पास डायरेक्ट एक्सेस है, किसका, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? ऑनर और मैनेजमेंट। ऑनर क्या चाहता है? ऑनर चाहता है कि भैया जितना मैंने पैसा लगा रखा है उसके ऊपर मुझे रिटर्न मिलेगी नहीं मिलेगी, इसलिए तो वो अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करता है कि भैया जो बिजनेस उन्होंने खोला हुआ है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये जानना चाहता है हमारा ऑनर। इसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जानना चाहता है कि बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे तो वो डिसीजन लेंगे, जो भी कमियां होगी उसको दूर करेंगे, या फिर किस तरीके से आगे बढ़ाना है बिजनेस को, वो सारे डिसीजन लेंगे, ठीक है। अगला आता है हमारा इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं आपके बिजनेस में, वो क्या चाहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, वो जानना चाहते हैं कि भैया सेफ है उनका पैसा, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी वो बढ़ भी रही है नहीं बढ़ रही, ठीक है, और आपके बिजनेस का फ्यूचर क्या है, या आगे ग्रो करेगा नहीं करेगा, करेगा तो भैया पैसा लगाते हैं और, ठीक है, या फिर जो पैसा लगा हुआ है उसको रोकते हैं, अदरवाइज निकाल लेते हैं, ठीक है। अगला है हमारा क्रेडिटर, जिन्होंने आपको उधार पे सामान बेचा है, वो क्या चाहते हैं आपके बिजनेस इन्फॉर्मेशन से, वो ये देखना चाहते हैं कि भैया आपकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, आप अपने डेट को चुका भी पाओगे या नहीं चुका पाओगे, ठीक है। अगला है लैंडर। लैंडर्स क्या चाहते हैं? जो आपको उधार देना चाहते हैं, वो चेक करना चाहते हैं आपकी क्रेडिट वॉर्थनेस, कि भैया आप उधार चुकाते हो नहीं चुकाते, ठीक है, आपकी रीपेइंग कैपेसिटी कितनी है, आप इतना लोन मांग रहे हो हमसे, क्या तुम चुका भी पाओगे इतना, आपकी कैपेसिटी भी है इतनी, वो चेक करते हैं हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से, ठीक है बेटा। इसके बाद टैक्स अथॉरिटी, वो चेक करते हैं कि भैया आपने जो टैक्स पे करा है वो ट्रू और फेयर पे करा है या नहीं करा है, ठीक है बेटा। तो टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। क्लियर? एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं? एम्प्लॉय चाहते हैं कि भैया जब भी प्रॉफिट हो फर्म को तो हमें भी उसमें हिस्सा दो, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत करी है, ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में अपना हिस्सा चाहते हैं वो, ठीक है, जब भी प्रॉफिट हो तो हमें वेजेस बढ़ा के दो, हमें बोनस दो। क्लियर? और वो ये भी जानना चाहता है कि हमें रेगुलर बेसिस पे मिलेगा नहीं मिलेगा इस फर्म में वेजेस, पता लगे हम भूखे मर रहे हो, ठीक है। अदर्स, इसके अलावा कौन होता है? हमारे कस्टमर, रिसर्चर्स, ये सब इंफॉर्मेशन लेते हैं अलग अलग रीजन के साथ। रिसर्चर्स होते हैं वो रिसर्च कर रहे होते हैं अलग पार्ट पे, कस्टमर देखता है कि भैया ये जो फर्म है वो फेयर ट्रीटमेंट कर रही है नहीं कर रही, सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही, ठीक है ना, गुड्स अच्छी क्वालिटी है, गुड्स दे रही है नहीं दे रही। अगला आता है हमारे पास सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में दो सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के। पहला आता है डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा आता है सिंगल एंट्री सिस्टम। पहले समझते हैं डबल एंट्री सिस्टम को। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम अकाउंटिंग का जिसमें आप क्या करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो और रिकॉर्ड करते हो दोनों एस्पेक्ट। एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, आगे आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। आप दोनों ही एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हो कहां पर? डबल एंट्री सिस्टम में, ठीक है। जब भी आप रिकॉर्ड करते हो किसी भी ट्रांजेक्शन को तो आप उसको डेबिट साइड में भी एक एस्पेक्ट को दिखाते हो और दूसरे एस्पेक्ट को दिखाते हो क्रेडिट साइड में, ठीक है। जैसे आपने ना कुछ गुड्स परचेज करे कैश में, तो क्या हुआ, गुड्स आपके पास आ गए, जिसके बदले में आपने क्या दिया? कैश दिया। आपने सामान लिया, आपने गुड्स परचेज करे तो गुड्स आपके पास आ गए, कैश चला गया, ठीक है। तो दो एस्पेक्ट है इसके अंदर, हाँ या नहीं? एक तो गुड्स का आना और दूसरा कैश का पे होना। आप दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करोगे कहां पर? डबल एंट्री में। समझ में आई बात? क्लियर? ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं किसकी? सिंगल एंट्री की, तो यहां पर आप दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करते। आपके आसपास आपने छोटी मोटी दुकान देखी होगी, ठीक है, डिपार्टमेंट स्टोर, वो क्या करते हैं?
वो क्या करते हैं भैया, उन्होंने जो सामान बेचा केवल उसी को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उन्होंने बेच दिया है सामान, केवल एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मम्मा है, मम्मा जो भी अपने घर में खर्चे कर रही है, क्या वो दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करती है? नहीं ना। वो क्या करती है कि भैया खर्चा हुआ, ठीक है, कपड़े इतने के आए, ठीक है, बच्चों की एजुकेशन फीस इतनी गई, ये जो ग्रॉसरी आई, केवल एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रही है ना, वो दो एस्पेक्ट को तो नहीं कर रही। उसी को बोलते हैं हम क्या, सिंगल एंट्री। अकाउंटिंग फॉर्म इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल entry system of recording transaction in the book of account can be defined as an incomplete double entry system। ये incomplete double entry system है, यहाँ पे complete transaction नहीं होती, यहाँ पे सारी सारी एंट्री जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती, सारे एस्पेक्ट को, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, या तो एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है या एंट्री को बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, ठीक है बेटा। इंस्टेड ऑफ मेंटेन द अकाउंट ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, यहाँ पे मेनली क्या होता है कि पर्सनल अकाउंट आ गया कि भैया जो डिपार्टमेंट स्टोर वाला राम को उधार पे सामान बेच रहा है, तो राम का ऊपर उसने नाम लिख लिया और ये सामान उसको बेच लिख लिया, बस सिंपल सी बात है। मेनली पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट ही इसमें मेंटेन किए जाते हैं, तो इससे इम्पॉसिबल है ट्रायल बैलेंस बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप यहाँ से अकाउंट्स बना नहीं पाते, तो आपको पहले इसको डबल एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद आप उसकी अकाउंटिंग करते हो, ठीक है बेटा। सो दैट्स इट इज अवर चैप्टर। आई होप सभी कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बताओ, आपका भाई क्लियर कर देगा। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि मैं हूँ आज से लेके एग्जाम तक, क्लास 12 तक, सीयूटी तक, आपका भाई आपके साथ है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिससे वो हमारी फैमिली का पार्ट बन सके। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।